वेल इसरो इज नॉट कमिंग स्लो। अभी चंद्रयान 3 की मुबारकें इकट्ठी की ही थी कि आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य L1 मिशन क्या है, इसमें इसरो कौन कौन सी अचीवमेंट कर सकता है और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए हैं और आदित्य L1 की लिमिटेशंस क्या हैं, आइए ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। मैं मोहम्मद अकमल अली, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑल ऑफ यू। आदित्य L1 इज अ स्पेस बेस्ड सोलर मिशन। चंदा मामा पे तो पहुंच गए, अब है सूरज चाचू की बारी। लेकिन सूरज चाचू जरा बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं, तो इसरो ने सोचा कि गले नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, दूर से ही हाय हेलो कर लेते हैं। ये तो होगी मेरी ठंडी कॉमेडी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 2 सितंबर 2023 को इसरो की तरफ से आदित्य L1 मिशन सतीश स्पेस धवन सेंटर से लॉन्च किया जाता है और ये मिशन स्पेसिफिकली सन की स्टडी के लिए है और ये एक स्पेस बेस्ड मिशन है और इसको स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी कह सकते हैं। स्पेस बेस पर इतना जोर देने वाली क्या बात है, आप लोग यही सोच रहे होंगे। तो बात तो है जोर देने वाली। कोई भी ऐसा मिशन जिसमें स्पेसक्राफ्ट को किसी प्लेनेट पर लैंड करवाना हो, आप चंद्रयान की ही मिसाल ले लें। विक्रम लैंडर को लूनर सरफेस पर जब तक लैंड नहीं करवाया था तो खतरा तब तक था और जब लैंड करवा दिया तो खतरा भी टल गया। आदित्य L1 मिशन में मामला बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें 5 साल तक स्पेसक्राफ्ट को एक ही पॉइंट पर खिला में रखना तो काम तो मुश्किल है। जब सामना सूरज से हो तो मुकाबला तो और भी सख्त हो जाता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसरो ये कैसे करने वाला है। ये इसरो का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो कि 5 साल तक L1 पॉइंट पर रहकर सन पर स्टडी करेगा। आप लोगों के ज़हन में सबसे पहले तो ये आ रहा होगा कि L1 क्या है। तो L से डिनोमिनेटेड है लैग्रेंज। ये ऐसे पॉइंट होते हैं स्पेस में जहां से जमीन और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं। एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टग ऑफ वॉर में 2 ऑपोजिट साइड पे टीम्स रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है उनके दरमियान कि वहां पे रस्सी स्टक हो जाती है। ऐसे ही पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं, जहां पे जमीन और सूरज से आने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं। मतलब जमीन और सूरज स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ नहीं खींचते उस पॉइंट पर। स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट पर रहने के लिए ज्यादा फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती और ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और इसरो का स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पर जाकर 5 साल तक सूरज पर स्टडी करेगा। इसी वजह से इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया। वेल लैग्रेंज पॉइंट्स पर पहले से भी कुछ सैटेलाइट मौजूद हैं, जैसे कि L1 पॉइंट पर यूरोपियन एजेंसी का सोलो हीलियोस्फेरिक सैटेलाइट भी मौजूद है और L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल सैटेलाइट जेम्स वेब सैटेलाइट है जो कि गैलेक्सी की ऐसी कमाल की पिक्स क्लिक करता है। L1 पॉइंट ही क्यों? तो L1 पॉइंट इसलिए L1 पॉइंट सूरज और जमीन दोनों के दरमियान में आता है, जहां पहुंचने के लिए PSLV-XL रॉकेट को 4 महीनों का वक्त चाहिए और L1 पॉइंट जमीन से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, या ऐसे कह लें 9,30,000 माइल्स L1 दूर है जमीन से। और अर्थ और सन का टोटल डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है और L1 पॉइंट जिसका सिर्फ 1% बनता है। यह बात कुछ हजम सी नहीं हुई कि करनी तो सन पे स्टडी है लेकिन करीब है अर्थ के, वो क्यों? ये जानने के लिए सन को जरा स्टडी करते हैं। सन का डायमीटर 109 गुना बड़ा है अर्थ के डायमीटर से और सूरज का वजन 3,33,000 गुना ज्यादा है जमीन के वजन से। तकरीबन 13 लाख अर्थ सन के अंदर फिट आ सकती हैं। गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारे मिलकर सन के 0.1% इक्वलेंट है। और जिस तरीके से अर्थ के अंदर लेयर्स होती हैं, इसी तरह सन के अंदर भी लेयर्स हैं। सबसे अंदर कोर जिसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेंटीग्रेड तक हो सकता है और कोर के बाद आती है रेडिएटिव जोन और उसके बाद आती है कन्वेक्टिव जोन और फिर आता है सन का सरफेस फोटोस्फेयर। हालांकि सन का सरफेस ऐसा नहीं है जैसे जमीन का सरफेस है, ये एक पतली सी लेयर है जिसमें प्लाज्मा और रिएक्शंस कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। फोटोस्फेयर पर सन का टेम्परेचर बनिस्बत कोर के बहुत कम हो जाता है, तकरीबन 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
जो कि लॉजिकली ठीक भी है कि जितना कोर से हम दूर जाते जाते हैं उतना ही टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन ट्विस्ट तो अब आता है कि इसके ऊपर एक पतली सी लेयर है क्रोमोस्फेयर, जहां पर टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके बाद लास्ट लेयर आती है कोरोना। इस लेयर पर सन का टेम्परेचर 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन के दरमियान हो सकता है, जो कि लॉजिकली ये बात समझ नहीं आती कि कोर से हालांकि दूर जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर दोबारा बढ़ना क्यों शुरू हो गया। ये बात आज तक किसी साइंसदान को समझ नहीं आई। हो सकता है कि आदित्य L1 इस चीज का भी राज खोले। लेकिन इससे एक बात तो समझ आ जाती है कि कोरोना कोई भी होता खतरनाक ही है। जब हम अर्थ से सन को देखते हैं तो हमें नजर आती है फोटोस्फेयर की लेयर, लेकिन जब टोटली सोलर इक्लिप्स होता है तो हमें साइड पे हल्की हल्की ये रोशनी सी महसूस होती है, इसको कहते हैं कोरोना। और जब पार्शली सोलर इक्लिप्स होता है तो हमें एक रेडिश लाइन नजर आती है जिसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। और इन्हीं अपर 3 लेयर्स को आदित्य L1 स्टडी करेगा। लेकिन क्या ये आदित्य L1 के लिए इतना आसान होगा और आदित्य L1 को कौन कौन सी हर्डल्स आएंगी, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जानने से पहले अगर आपको अभी तक की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आइए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 हर्डल्स को। तो सबसे पहले सन से निकलती है हीट और लाइट, जो कि हम सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा सन से हर तरह की रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं, जिनमें अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज एंड गैमा रेज, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इन रेज और वेव्स को अर्थ के अंदर एंटर होने से रोकता है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा सन से निकलती है सोलर विंड, जो कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बहुत बड़ी लहर होती है। और यही नहीं, सन से निकलते हैं CMEs, चार्ज मैस इजेक्शंस, जो कि सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनते हैं। और इसके अलावा सन से निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स, जो लाइट और एनर्जी से मिलकर बनते हैं और बहुत बड़ी लहर होती है। इवन अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर इसको रेजिस्ट ना करे तो ये अर्थ को चुटकियों में बंजर जमीन में बदल सकता है। ये सारी चीजें देखकर ना एक ही लफ्ज जुबान पर आता है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है और बेशक वही अल्लाह की जात है। और अल्लाह ने ऐसा एटमॉस्फेयर अर्थ को दिया कि जिसने हमारी बिना कुछ किए ही बहुत बड़ी मदद कर दी। इन सब चीजों पर बचने और सन पर स्टडी करने के लिए आदित्य L1 पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, आइए 1 बाय 1 करके उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 वेल्क, ये कोरोना लेयर और कोरोनल इजेक्शंस पर स्टडी करेगा। नंबर 2 सूट, ये क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम पर स्टडी करेगा। नंबर 3 सोलेक्स और नंबर 4 हीलियोस, ये दोनों एक्स रेज पर स्टडी करेंगे। नंबर 5 एस्पेक्ट्स और नंबर 6 पापा, ये दोनों सोलर विंड पर स्टडी करेंगे। और लास्ट नंबर 7 मैग्नेटोमीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर स्टडी करेगा। इन 7 इंस्ट्रूमेंट में से 4 डायरेक्टली सन की अपर 3 लेयर्स को, कोरोना लेयर, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर पर स्टडी करेंगे। और 3 इंस्ट्रूमेंट लैग्रेंज पॉइंट को स्टडी करेंगे, जिसके गिर्द आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। बट एवरी मशीन हैव अ लिमिटेशंस। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसरो ने पहले ही कुछ लिमिटेशंस बता दी हैं, जो कि आदित्य L1 नहीं कर सकेगा या उसको करने में मुश्किल पेश आएगी। नंबर 1, इसरो का कहना था कि स्पेसक्राफ्ट का साइज काफी बड़ा होने की वजह से हम इसमें ऐसे काफी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल नहीं कर सकते जो कि इस मिशन में काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और सेकंड, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पर होगा तो आदित्य L1 सिर्फ उन CMEs, सोलर फ्लेयर और सोलर विंड्स को स्टडी कर सकेगा जो कि डायरेक्टली अर्थ की तरफ आएंगे। और थर्ड, इसरो का कहना था कि सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स और CMEs को पैदा करने में सन के पोल्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आदित्य L1 उन पोल्स को स्टडी नहीं कर सकता। अगर उन पोल्स को स्टडी करना है तो सन के वर्टिकली कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा
जो कि सन के पोल्स को स्टडी कर सके, और ये काम टेक्निकली बहुत मुश्किल है, इसलिए आदित्य L1 भी ये काम नहीं कर रहा। तो ये थे आदित्य L1 के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। इससे पहले मैंने चंद्रयान 3 पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जो कि आप स्क्रीन पर टच करके उसको भी देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।